रुकिए, वीडियो स्किप करने से पहले सिर्फ 30 सेकंड दीजिए, क्योंकि जो बात आज आप सुनने वाले हैं, वो शायद आपको हैरान कर दे। क्या वाक़ई 100 से ज़्यादा इसरो साइंटिस्ट्स ने रिज़ाइन कर दिया है? अगर हाँ, तो आखिर क्यों? क्या इसरो किसी क्राइसिस का शिकार हुआ है? या फिर इंडिया के स्पेस सेक्टर में एक नया इनकलाब आया है? आज की वीडियो में हम सिर्फ हेडलाइंस नहीं, बल्कि असल फैक्ट्स, ऑफिशियल रिपोर्ट्स और हर एंगल से समझेंगे। वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि रेजिग्नेशंस के पीछे असल वजह क्या है, क्या इंडिया के फ्यूचर स्पेस मिशंस पर क्या असर इससे पड़ सकता है, और इसलिए आपको एक काम करना है, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आप करंट अफेयर्स, साइंस, जियोपॉलिटिक्स और एजुकेशनल टॉपिक्स को सिंपल और ऑथेंटिक तरीके से समझना चाहते हैं, तो अभी ह्यूमैनिटी हब बाय तौसीफ सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमें मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने की हिम्मत देता है। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो आपसे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है, क्या असल में हुआ क्या था वहाँ पे? क्या वाक़ई एक ही वक़्त 100 से ज़्यादा इसरो साइंटिस्ट ने रिज़ाइन कर दिया था, या फिर मीडिया ने रिपोर्ट्स को ही गलत समझा? जुलाई 2026 जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, एक मिनट, जुलाई 2026 में हुआ क्या है, बहुत सारे रिपोर्ट्स सामने आए जिन्होंने बताया कि पिछले चंद महीनों में 100 से ज़्यादा इसरो साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स ने या तो रिज़ाइन किया और या तो वॉलंटरली रिटायरमेंट ली है, ठीक है ना? तो या तो उन्होंने रिज़ाइन किया या तो वॉलंटरली रिटायरमेंट ली है। इनमें से कोई लोग गगनयान, सैटेलाइट प्रोग्राम और लॉन्च व्हीकल डेवलपमेंट जैसे हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट से भी जुड़े हुए थे। अब मसला ये है कि अगर इतने एक्सपीरियंस्ड साइंटिस्ट्स एक के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने लगे, तो क्या किसी भी स्पेस एजेंसी पर इसका बुरा असर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। एक्सपीरियंस सिर्फ एक एम्प्लॉय का नहीं होता, बल्कि सालों की रिसर्च, टेक्निकल नॉलेज और मिशन प्लानिंग भी उसके साथ चली जाती है। इसी वजह से डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने रेजिग्नेशंस और वॉलंटियर रिटायरमेंट के रूल्स को और ज़्यादा क्या किया है, और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाया है, ताकि स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट्स और नेशनल मिशंस पर काम करने वाले एक्सपर्ट्स की कमी ना हो। अब बात करते हैं, ये जो इसरो हैं, ये इम्पोर्टेंट क्यों हैं? और क्या इसके साइंटिस्ट्स से रिज़ाइन करने से कुछ फ़र्क पड़ता है? तो इसका जवाब है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। बिकॉज़ इसरो सिर्फ़ एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज़ेशन नहीं है, बल्कि इंडिया की स्पेस टेक्नोलॉजी की एक बैकबोन है। चाहे सैटेलाइट लॉन्च करना हो, चाँद और मार्स मिशंस, या जीपीएस नेविगेशन, वेदर फोरकास्टिंग, डिज़ास्टर मॉनिटरिंग हो, या फिर गगनयान जैसे ह्यूमन स्पेस मिशन, हर जगह इसरो का बहुत अहम रोल होता है। और जब एक्सपीरियंस्ड साइंटिस्ट्स ऑर्गेनाइजेशन छोड़े, तो सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं जाता, उनके साथ सालों का एक्सपीरियंस, रिसर्च, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और मिशन की अंडरस्टैंडिंग भी चली जाती है। ये नॉलेज ट्रांसफर को स्लो कर सकता है और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स की कंटिन्यूटी पर भी बहुत ही बुरा असर इसका पड़ सकता है। लेकिन क्या ये रेजिग्नेशंस वाकई इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के लिए खतरा है, या फिर ये प्राइवेट स्पेस सेक्टर के नए दौर की शुरुआत है? अगले सेक्शंस में हम इसी बात पे बात करेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आखिर इसरो के ये साइंटिस्ट रिज़ाइन क्यों कर रहे हैं? क्या सिर्फ सैलरी वजह है? जवाब है नहीं, इसके पीछे कई सारे रीज़न्स हैं। सबसे पहला रीज़न है बेटर सैलरी। ये तो सबसे पहला रीज़न है कि वहाँ पे इनको बेटर सैलरीज़ नहीं मिल रही थी, एंड सैलरीज़ की वजह से इन्होंने वहाँ पे क्या किया है, प्राइवेट स्पेस कंपनीज़ और स्टार्टअप्स आज गवर्नमेंट जॉब्स के मुकाबले में ज़्यादा अट्रैक्टिव पैकेजेस ऑफर कर रहे हैं। सो दैट इज़ द रीज़न वहाँ पे इन्होंने बेटर अपॉर्चुनिटी चुन के ये किया। दूसरा, करियर ग्रोथ की वजह से भी वो चाहते हैं कि बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़ हो, करियर ग्रोथ हो। सो प्राइवेट सेक्टर में प्रमोशंस और नई टेक्नोलॉजीज़ पर काम करने का ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिले। सो ये दूसरा एक रीज़न है। तीसरा रीज़न है कि इंडिया के प्राइवेट स्पेस सेक्टर का तेज़ी से ग्रो करना, इन
स्पेस ई रिफॉर्म्स के बाद कई एयर स्पेस कंपनीज एक्सपीरियंस्ड इसरो साइंटिस्ट्स को रिक्रूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक और रीज़न ये भी है। एक और है इसके अलावा इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी, जिसको हम ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ के नाम से जानते हैं। लिमिटेड प्रमोशंस, काम का प्रेशर और भी पर्सनल रीजंस भी साइंटिस्ट्स का ये डिसीजन लेने में इन्फ्लुएंस करते हैं। यहाँ पे लिमिटेड प्रमोशंस वगैरह या वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, वर्किंग आवर्स ज़्यादा है, वर्किंग साइकिल और भी इनके जो पर्सनल रीजंस हैं, तो ये सारे रीजंस मिला के इसरो साइंटिस्ट्स के रिजिग्नेशंस के कारण बन चुके हैं। अब एक और सवाल उठता है, वो है अगर एक्सपीरियंस साइंटिस्ट इसरो छोड़ते हैं तो इसका असर क्या हो सकता है। तो अब हम बात करेंगे इसके कंसिक्वेंसेस की, ठीक है ना। कंसिक्वेंसेस एंड चैलेंज की। सबसे पहले नुकसान होता है कि एक्सपर्टाइज का वो निकलते हैं। सीनियर साइंटिस्ट के सालों का तजुर्बा या एक्सपीरियंस किसी नए एम्प्लॉय से फौरन रिप्लेस बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। लॉस ऑफ एक्सपर्टीज ये यहाँ पे बहुत ही खतरनाक नुकसान है। दूसरा इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट स्पेस मिशंस, अगर हम बात करेंगे पॉसिबल प्रोजेक्टेड डिलेज, मिशन जो होते हैं उनमें डिले आ सकता है क्योंकि नए साइंटिस्ट को ट्रेन करने में बहुत ही वक्त टाइम कंज्यूम होगा। जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं उन पर वर्कलोड भी बढ़ जाएगा और जिससे स्ट्रेस और प्रेशर उन पे भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें और भी चैलेंज है, जैसे सबसे बड़ी चैलेंज नॉलेज ट्रांसफ़र की होती है। तो ये नॉलेज ट्रांसफ़र, जैसे हमने इंक्रीज़ वर्कलोड हमने ऑलरेडी जो वहाँ पे काम करे उन पे बढ़ेगा। लॉस ऑफ इंस्टीट्यूशनल नॉलेज और एक्सपीरियंस भी इफ़ेक्ट यहाँ पे होगा। इससे ये होगा कि अगर एक्सपीरियंस एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ठीक तरह ट्रांसफ़र ना हो तो इनोवेशन और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स दोनों मुतासिर इससे हो सकते हैं। रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग चैलेंजेस भी इसमें आ सकते हैं और नेशनल गोल्स पे फिर असर पड़ सकता है। जो भी इंडिया अचीव करना चाहता है उस पर असर पड़ेगा। लेकिन क्या ये सब वाकई इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के लिए खतरा है या फिर सरकार ने इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन भी निकाला है। आइए अगले स्लाइड्स में इस चीज को हम समझेंगे। जैसे आप यहाँ पे पढ़ भी रहे होंगे, गवर्नमेंट ने सबसे पहले क्या किया है, उन्होंने रेजिग्नेशन प्रोसेस को और ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाया है। तो स्ट्रिक्ट अप्रूवल अब लेना पड़ेगा अगर किसी को भी रिजाइन करना है। अब स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले साइंटिस्ट के रेजिग्नेशन को हायर अथॉरिटीज की अप्रूवल के बाद ही एक्सेप्ट किया जाता है। तो यहाँ पे ऐसे एक्सेप्टेंस को स्टॉप किया जाएगा जो रूटीन लेवल का था। मकसद सिर्फ एक ही है कि गगनयान, चंद्रयान और दूसरे नेशनल मिशंस में कोई और डिस्ट्रप्शन ना हो। तो वहाँ पे इस तरीके से इन्होंने किया, लेकिन चैलेंज अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिक्रूटमेंट प्रोसेस अभी बहुत ही स्लो है। गवर्नमेंट पे प्राइवेट सेक्टर के मुताबिक में कम कम्पिटिटिव है और रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ को और बेहतर बनाने की बहुत ज़रूरत है। तो इसमें से और भी चैलेंजेस है जो हमने इनकी बात की। यहाँ पे पे स्ट्रक्चर को बढ़ाना चाहिए, जैसे हमने बात की कि इंटरनेशनल एक्सपोजर फंडिंग बढ़ानी है। तो पॉलिसी गैप्स इन लॉन्ग टर्म टैलेंट ये भी बढ़ाने हैं। की टेक वे की बात करेंगे, while new rules aim to prevent the disruption in strategic missions, experts believe long-term retention will require better salary, faster promotions, and the research opportunity and the ये बात सही है। अगर आपको किसी को रिटेन बहुत टाइम तक करना है, फॉर दैट यू नीड टू इंक्रीज द पे एंड आल्सो यू हैव टू do one thing, that is the faster growth or we can say the faster promotions for the scientists। तो अब अगले स्लाइड में और समझेंगे। तो दोस्तों, अगर हमने इस पूरे इशू का नतीजा निकालना है तो एक बात बिल्कुल साफ यहाँ पे है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमने देखा 100 से ज़्यादा साइंटिस्ट्स ने इसरो से रिज़ाइन किया है 2026 में। और इसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न लॉजिक नहीं था, बल्कि बहुत सारे इसके साथ रीज़न थे, जैसे सैलरीज, करियर ग्रोथ, या बात करेंगे प्राइवेट या इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी जैसे रीजंस की। गवर्नमेंट ने भी क्या किया है, गवर्नमेंट ने भी इसमें बहुत सारे अब चीज़ें नए की हैं, जैसे रूल्स बनाए हैं जो कि बहुत स्ट्रिक्ट बनाए हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना अभी भी ये है कि सिर्फ रूल्स सख्त करना काफ़ी नहीं होगा। अगर इसरो को अपनी बेस्ट टैलेंट को रखना है तो बेहतर सैलरी, फास्टर प्रमोशंस, एडवांस रिसर्च वगैरह ये सारे चीज़ें क्या करना है, फैसिलिटीज़ और स्ट्रॉन्ग वर्क एनवायरनमेंट भी आपको प्रोवाइड वहाँ पे करना है। फ्यूचर की बात करें तो इसमें ये है कि इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी अभी बहुत मजबूत पोजीशन में है। गगनयान, चंद्रयान, मार्स मिशन और नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल्स जैसे एम्बिशियस
प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं कि इंडिया के स्पेस फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, लेकिन इस फ्यूचर को और मजबूत बनाने के लिए एक्सपीरियंस्ड साइंटिस्ट्स को रिटेन करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना नए मिशंस को लॉन्च करना है, ठीक है ना? सो यहाँ पे आप ये सब चीज़ें देखोगे। सो आपके नज़र में क्या इसरो के साइंटिस्ट्स को प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहिए या गवर्नमेंट को उनके लिए और बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं हर मीनिंगफुल कमेंट को पढ़ता हूँ और उसका आंसर भी देता हूँ। तो लास्ट में एक ही बात आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर अभी भी आपने ह्यूमैनिटी हब को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा ताकि जितने भी करंट अफेयर्स वाले आपके टॉपिक्स आ जाएँगे, साइंस हो, जियोपॉलिटिक्स हो या और भी कोई एजुकेशनल टॉपिक हो, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि फैक्ट बेस्ड वीडियो आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो चलिए, मैं मिलते हैं अब अगले वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।